हेलो गाइस, आई होप कि आप सबने क्लास फर्स्ट देख ली होगी और क्लास टू है बेटा आज आपकी। और क्लास सेकंड स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, क्लास वन का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखना है मेरे साथ साथ हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या किया था। फर्स्ट क्लास में बेटा मैंने आपको करवाया था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े थे कुछ। पहला था टू और मोर पर्सन होने चाहिए। आई होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें याद होंगी। दूसरा था सर उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। ओके, थर्ड वन पे आता है। थर्ड वन था लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि पार्टनरशिप में चोरी चकारी करने के लिए वो सब निकल दिए। फोर्थ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड होना चाहिए और जो भी प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। और लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट फीचर था म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बस यही था कि अगर एक फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं तो वो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के अंडर में भी काम करेंगे और एक दूसरे को ऑर्डर्स भी देंगे। यानी कि ए बी सी अगर तीन बंदे हैं तो वो तीनों आपस में बात करके ये बोलते हैं कि भाई मैं तेरे अंडर भी काम करूंगा और तू मेरे अंडर भी काम करियो। ठीक है, जब ए बी और सी के अंडर में काम करता है इट मीन्स ए जो है वो एजेंट बन गया, बी और सी जो है वो बॉस बन गए यानी कि प्रिंसिपल बन गए। जब बी और सी ए के अंडर में काम करते हैं तो ए बॉस बन जाएगा, बी और सी एजेंट बन जाएंगे। यानी कि मिल बांट के काम करते हैं। जब जो जिसके अंडर में काम करता है वो एजेंट बन जाता है, अगला बंदा प्रिंसिपल बन जाता है। तो लास्ट क्लास मैंने म्यूचुअल एजेंसी में यही बताया था कि ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं टाइम टाइम पर। क्लियर है? ओके, तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद में हमने करा था एक अगला टॉपिक, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। मैंने यहां पे आपको 6 राइट करवाए थे। पहला था टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो के अंदर ये आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और क्या था? और था टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी काम चल रहा है उसके अंदर ये हिस्सेदारी ले सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं। थर्ड वन था आपका राइट टू बी कंसल्टेड फॉर एनी बिजनेस डिसीजन। राइट टू बी कंसल्टेड फॉर एनी बिजनेस डिसीजन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फोर्थ वन पे आता है। फोर्थ था कि भाई कभी भी ये बंदा जाके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, तो राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, फिफ्थ वन था आपका राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये कभी भी चाहे कोई भी पार्टनर अपनी फर्म से रिटायर हो सकता है। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या था बेटा आपका, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर फर्म के अंदर कोई एक पार्टनर भी चाहे तो अगले नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। तो बेटा लास्ट क्लास के हिसाब से हमने सिर्फ फीचर्स के बारे में पढ़ा था, हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था और हाँ थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको कवर कर लेते हैं। मेरे साथ साथ में लिखना
पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होता क्या है, मेरी बात सुनना। जब मैं फीचर पढ़ा रहा था, फीचर्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि फीचर्स के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और सर आपने बताया था कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी अगर 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलके आपस में सिर्फ बोल के बात कर ली कि भाई आ जाओ हम पार्टनर बन जाते हैं, हमारे बीच में ये चीज़ ऐसे होगी, हम प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो था ओरल। लेकिन अगर यही बात आपकी रिटर्न तरीके से करी जाती है बेटा, तो इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, लिखना, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट which contains terms and conditions of partnership। उनके बीच में जिस भी तरीके की पार्टनरशिप है वो सारी डिटेल्स हम किसके अंदर लिखते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। यानी कि वो एग्रीमेंट जिसके अंदर हम सारी डिटेल लिखते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, उनके बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस बारे में, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ओके। अगले बुलेट में लिखना है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट and signed by all the partners। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, फॉलोइंग डिटेल्स are given in पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर फॉलोइंग डिटेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सारे पार्टनर्स का अपना अपना नाम, उन पार्टनर्स का घर का एड्रेस, ये प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एड्रेसेस है, यानी कि बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो सारे पार्टनरशिप डीड के अंदर बेटा लिखे हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस, ब्रैकेट में लिख सकते हो हेड ऑफिस। ठीक है, जो फर्म है मेरी, जहां पे भी उसका हेड ऑफिस है उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है बेटा, जो कि हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है।
नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। अगर हमारी फर्म कंसल्टेंसी फर्म है, अगर हमारी फर्म किसी प्रॉपर्टी बिल्डर्स की फर्म है, तो इसके बारे में हमारा नेचर जो है बिजनेस का इसके अंदर लिखा हुआ होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, हमारे बीच में पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में भी हम इस एग्रीमेंट के अंदर लिख के रखते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, ABC तीनों पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल फर्म के अंदर लगाया हुआ है, इसकी डिटेल भी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख के रखते हैं। हमें पता रहना चाहिए ना कि A ने कितने पैसे दिए थे, B ने कितने दिए थे, C ने कितने दिए थे। इसके बाद बेटा कुछ और क्लॉजेज आते हैं। ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम बोलते हैं बेटा क्लॉज 1 क्लॉज 2। क्लॉज का मतलब आप टर्म्स कह सकते हो कि ये पहले टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ओके, ठीक है। तो 7th में आता है बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड। नॉर्मली किसी किसी फर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बेटा वो अलाउड नहीं होता। अगर आपकी फर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख के रखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ चार्ज्ड। किसी किसी फर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर मेरी फर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए तो मैं उसका जो रेट है बेटा वो उसको डिफाइन करके रखता हूँ अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसके अंदर लिख के रखता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे हुए होते हैं। एक आध पॉइंट और लिख देते हैं, उसके बाद इसे छोड़ते हैं। सैलरी कमीशन, अगर सैलरी कमीशन हमें पार्टनर्स को देनी है तो ये भी हमारे इसके अंदर लिखी रहती है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलने वाली है, किस पार्टनर को कितनी कमीशन मिलने वाली है। टेंथ पॉइंट में लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन। कई बार क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप फर्म को उसी फर्म का कोई पार्टनर लोन भी दे देता है। ऐसा हो सकता है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलके फर्म तो खोल लिए, लेकिन पैसे की जरूरत होने पर A ने क्या करा, अपनी जेब से कुछ पैसा अपनी ही फर्म को लोन में दे दिया। तो जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ये रेट भी बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है। लोन बाय पार्टनर, आगे बढ़े। उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स होते हैं लाइक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। डेथ ऑफ पार्टनर, ओके, डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा होता है कि क्या किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म को बंद कर दिया जाएगा या फिर फर्म को कंटिन्यू रखा जाएगा। समझ आ रहा है। वेदर द फर्म
whether the firm will be continued or to be dissolved। फर्म को कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डिसॉल्व का मतलब होता है बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद बेटा कुछ एटसेट्रा और भी पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं। जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। तो आपको समझ आया पार्टनरशिप डीड होती क्या है? सर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट अगर होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसी रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसी पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी डिटेल लिखी होती है फर्म के बारे में और पार्टनर्स के बारे में। उसी के अंदर लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो कितना करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। एग्जैक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी लिख लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। तो बेटा हर एक फर्म के अंदर जो भी अकाउंटिंग होती है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही होती है। यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही सारी अकाउंटिंग का काम फर्म के अंदर किया जाता है। ओके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नाम पे 2 लाइंस लिख लेना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है? क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था बेटा एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और रिटर्न वाले एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, तो जरूरी थोड़ी है मैं रिटर्न बनाऊं, मैं ओरल भी बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं रिटर्न बनाता हूं तो उसके फायदे क्या होते हैं? अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड है तो मेरे पास फायदे क्या होंगे? फायदा पहला ये होगा कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए और बी ने क्या करा, सी के साथ खिलाफ क्या करा, साजिश करनी शुरू कर दी। यानी कि सी को ढंग से प्रॉफिट नहीं देते, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो सी क्या करता है, अगर कोर्ट में जाता है तो सी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं होगा ये बताने के लिए कि भाई हमारे बीच में ये टर्म्स एग्री हुए थे। ए और बी तो सीधा मना कर देंगे, है ना। तो सी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो पार्टनरशिप डीड अगर उसके पास में है तो वो सीधा एक कॉपी लेके जाएगा और कोर्ट में जमा कर देगा और बोलेगा देखो इसमें लिखा क्या हुआ है और वो मेरे साथ कर क्या रहे हैं। ओके, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा? इट इज अ गुड एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। क्या होता है? ये एक सबूत होता है। इट इज important written agreement to settle disputes among the partners। पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसा कि मैंने डिस्प्यूट अभी आपको बताया ए बी और सी के बीच का, तो कोई भी डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड के तहत हमारा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, है ना। और एक और इंपॉर्टेंस पे लिख लेना कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो आपको समझ आ गया क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी होती है? नहीं सर, कंपलसरी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हम पार्टनरशिप डीड अपनी फर्म के अंदर रखते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना, ठीक है। तो बेटा ये तो था कि पार्टनरशिप डीड आपकी फर्म के अंदर है। अगर बाय चांस आपकी फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई चीज नहीं लिखी हुई, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट होने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट नहीं लिखा, सैलरी वाला पॉइंट नहीं लिखा, इसी को बोला जाता है साइलेंट है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता था, पहले कई सारी फर्म्स थी और वो फर्म्स क्या करती थी, अपना अपना नया नया कानून चलाती रहती थी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी कि अगर किसी भी फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो मेरे साथ साथ लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्टार्ट करूं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और या फिर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ, या तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है बेटा, इसको कर लेना बॉक्स के अंदर, या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है ऑन एनी मैटर, किसी भी एक मैटर के ऊपर, ओके। देन provisions of Indian Partnership Act 1932 is applied। मैंने लिखवाया बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड किसी फर्म के अंदर नहीं है या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है ऑन एनी पॉइंट, देन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अप्लाइड, ओके। अगर फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया यहाँ तक। अभी क्लियर है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने बता दिया एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स लिखे होते हैं, ओके। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी, ठीक है। फिर लिखा देखा कि यार अगर पार्टनरशिप डीड फर्म के अंदर नहीं होती मेरी, या फिर मेरे किसी मैटर के ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो मैं करूंगा क्या। तो भाई मैं करूंगा क्या, मैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करूंगा। अब प्रोविजंस क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या है, हम वो देखते हैं। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत प्रोविजंस क्या है बेटा, ऐसे करके दो साइड बनाना, एक साइड ये और एक साइड ये। पहली साइड में लिख रहा हूं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओके। पार्टनरशिप डीड के अंदर तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी रख सकता हूं, ओके। लेकिन अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस क्या कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के, कि भाई जो भी प्रॉफिट या फिर लॉसेस है
आर टू बी शेयर्ड, कैसे शेयर किए जाएंगे? इक्वली। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में? इक्वली। लॉसेस कैसे शेयर किए जाएंगे? इक्वली। समझ आ गया? पहला प्रोविजन ये है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर आपके पास पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लोज नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज नहीं करोगे। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट पे आता है। इसमें लिखा हुआ है सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी सैलरी, कमीशन वगैरह। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी सैलरी अलाउड नहीं है। नो एनी सैलरी, कमीशन इज अलाउड। ओके। एक आखिरी पॉइंट और लिखा हुआ है बेटा, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उस पर उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ओके। तो बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर इन सब की तरह इस पे थोड़ी सी छूट दी गई है। इसका मतलब यह है, इन्होंने ये बोला कि भाई अगर किसी भी पार्टनर ने अपनी फर्म में लोन दे रखा है, ओके, तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पे करती फर्म तो पार्टनर ने जो बेमतलब में पैसा अपने घर से लगा रखा है वो तो बर्बाद हो रहा है ना। यानी कि थोड़ा सा फेवर में सोचते हुए पार्टनर के, क्योंकि अगर वही पैसा वो मार्केट में लगाता तो उसे डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलता है ना। लेकिन अभी उसने क्या कर रखा है, अपनी फर्म में लगा रखा है, लेकिन फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तब भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। ये क्या होता है? एट द रेट 6% पर एनम पे होता है। ओके, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज लिख लेना बेटा, इट इज पेड इन बोथ केसेस। ये हमेशा पे किया जाता है दोनों केसेस में, वेदर लॉस या फिर प्रॉफिट। चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, ये दोनों केसेस में पे किया जाता है। तो बेटा ये कुछ 5 पॉइंट है जो कि हमारे कहाँ पे लिखे गए हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। यानी कि मेरी फर्म के अंदर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैं इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन वगैरह नहीं मिलेगी, चाहे पार्टनर कितना भी रोल ले, चाहे पार्टनर कुछ भी बोल ले। ओके, ठीक है। और बेटा लास्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा लेकिन सिर्फ 6%। फिर पार्टनर चाहे कितना भी रोले कि भाई मेरे को 12% दे दो, 18% दे दो, हम उसे नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाउएवर अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड होती तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी लिख सकता था कि भाई मैं पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट 18% दूंगा, 20% दूंगा या फिर 4% दूंगा।
ओके, लेकिन अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, 6%। क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर सारे टर्म्स लिखे होते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर जो भी अकाउंटिंग होती है वो पार्टनरशिप डीड के तहत होती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसके तहत होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत होती है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। ठीक है। मेरे साथ में एक एग्जाम्पल लिखना। X, Y and Z are three partners. They do not have पार्टनरशिप डीड। इसे देखते ही आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि मैं उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करने वाला हूं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके बीच में। पहला, X has contributed capital more than other partners. X demands interest on capital at the rate 12% per annum. Y and Z are not agreed. Y और Z क्या है, X के साथ में एग्री नहीं कर रहे। पहला पॉइंट है, X ने कंट्रीब्यूट कर रखा है Y और Z से ज़्यादा कैपिटल, तो X कहता है कि भैया मेरे को ना 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ओके, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, Y कहता है Y has devoted full time in business. Y ने क्या करा है, बिजनेस के अंदर अपना बहुत सारा टाइम डिवोट किया है। एंड ही डिमांड्स, वो डिमांड करता है a salary of ₹5,000 पर मंथ। पर मंथ की 5,000 रुपये की सैलरी वो मांग रहा है। थर्ड पे आते हैं। Z has given a loan of 50,000 to the firm. Z ने फर्म को 50,000 रुपये का लोन दिया हुआ है। Z डिमांड्स, Z क्या डिमांड करता है, Z डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम। जेड ने फर्म को 50,000 रुपये का लोन दे रखा है और जेड फर्म से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मांग रहा है। ओके, आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग एनी above item is ₹50,000.
अब हमसे हमसे इन्होंने पूछा है हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट, हम डिस्प्यूट को सेटल कैसे करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन बेटा समझ में आया आपको? इसे देख के समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को लेके बनाया है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक्स वाई जेड आर थ्री पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज पार्टनर्स do not have partnership deed, then provisions of Partnership Act 1932 is applicable। कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा आगे का वो सारा इसी के बेसिस पे होने वाला है। ओके, हमने क्या करा, पहले वाले मुद्दे को उठाया। पहले वाले मुद्दे को उठाया तो हमें पता चला कि एक्स ने जो है बाकी पार्टनर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कैपिटल दे रखा है। ओके, और एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है बेटा आपका 12%। वाई और जेड जो है एग्री नहीं हो रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक्स को ये बताऊंगा कि एक्स, क्योंकि आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर आपने चाहे बहुत ज्यादा कैपिटल दे रखा हो चाहे कितना भी कैपिटल दे रखा हो, ओके, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में नहीं मिलता। ओके, ठीक है। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होने वाला। देयरफॉर एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड, एक्स एंटाइटल्ड नहीं है, एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, ठीक है। हम सेकंड डिस्प्यूट पे आए, उसमें लिखा हुआ था वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम इन बिजनेस एंड ही डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। वाई को मैं बोलूंगा कि वाई, क्योंकि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन, कोई भी चीज आपको अलाउड नहीं है, तो वाई को सैलरी यहां पे नहीं मिलने वाली। क्लियर है? रेम्यूनरेशन इज नॉट payable to any partner. Therefore, Y is not entitled to any salary. Y सैलरी लेने के एंटाइटल्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है बेटा कि जेड हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन हिज लोन एट द रेट 10% पर एनम। तो मैं जेड को बोलूंगा कि जेड भाई सुनो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ओनली 6%। आपको 10% इंटरेस्ट लोन नहीं मिल सकता, कितना मिलेगा? सिर्फ 6%। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड
only 6% per annum. Therefore, interest on Jet's loan of rupees 50,000 is to be paid at the rate 6% per annum only. क्लियर है बच्चों? ठीक है, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग एनी अबव आइटम। लिखा हुआ है कि जो ये नेट प्रॉफिट है ये बिफोर टेकिंग एनी अबव आइटम, यानी कि इसको हमने टच अभी नहीं करा। इसको घटाए बिना जो मेरा नेट प्रॉफिट आया है वो कितना आया है? 50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग एनी अबव आइटम इज ₹50,000। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा पार्टनर से कि पार्टनर सुनो, आप जेड को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना। वो इंटरेस्ट मेरे नेट प्रॉफिट को कम कर देगा। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को घटा दूंगा, फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर डिडक्टिंग, क्या डिडक्ट करने के बाद? ठीक है, तो कहाँ पर थे बेटा हम? हाँ, हमने ये फोर्थ पॉइंट किया, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय जेड के लोन का इंटरेस्ट में माइनस करने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ, यानी कि मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा, मैंने देखा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड ना होने पर जो भी मेरे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उसके हिसाब से मैंने आंसर को सॉल्व कर दिया कि भाई इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 10% नहीं सिर्फ 6% मिलना चाहिए, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स का बेटा मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड आपका कंप्लीट होता है। दो मेन टॉपिक, दो ना छोटे छोटे से टॉपिक है मेरे साथ में, उनको देख लेना एक बारी। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों का क्या मतलब होता है? ये दो टर्म बेटा यूज होते हैं आपके बुक के अंदर, इन दोनों टर्म का मैं पहले मतलब बता देता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसा खर्चा होता है जो खर्चा मेरे को देना ही देना है, वो मेरे प्रॉफिट के अगेंस्ट एक ना चार्ज है। चार्ज होने का मतलब ये है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे वो देना ही देना है। समझ आ रहा है? जैसे कि सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं। अब यार मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमेशा पे किया जाता है, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। ओके, ठीक है, इट इज कंपल्सरी टू बी पेड। ये पे करना कंपल्सरी होता है इन केस ऑफ लॉस और प्रॉफिट। ये हमेशा पे किया जाएगा चाहे लॉस हो रहा हो या फिर प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट, these items are covered under प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वन साइड में हम क्या करते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, और डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, हम सारे आइटम्स को डालते जाते हैं जितने भी खर्चे हैं, उसके बाद में देखता हूँ कि नेट प्रॉफिट आया या फिर नेट लॉस आया, तो वो जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ओके, ठीक है। तो बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे आते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब तो एक्चुअल में होता है बंटवारा। यहाँ से हमें देख के ही पता चल रहा है बंटवारा किसका, प्रॉफिट का बंटवारा। ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेटा तभी किया जाता है जब कंपनी के पास में प्रॉफिट होता है। ये कंपलसरी नहीं होता कि चाहे लॉस हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो आपको पे ही करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स को, सैलरी पे करते हैं पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये तो जो पार्टनर्स को मैं पे कर रहा हूँ, ये मेरे पार्टनर्स जो है वो मेरे फर्म के अंदर के बंदे हैं। ओके, तो उन्हें पे करना इज जस्ट लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से सारे खर्चे घटाने के बाद में मेरा निकल के आया नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट से क्या करा, मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, यानी कि प्रॉफिट का थोड़ा बहुत बंटवारा, एप्रोप्रिएशन उनके पास में कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को मैंने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स को दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। ओके, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में ही किया जाता है, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन आप नहीं करते। जब लॉस हो जाएगा तो फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वर्ड का मतलब ही खत्म हो गया ना, क्या आप प्रॉफिट का बंटवारा थोड़ी करोगे जब आपके पास में लॉस आ गया है। ओके, इट इज कवर्ड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने फर्म को जो भी लोन दे रखा है उसके ऊपर जो भी मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ वो मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि मैं उसको P&L अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, भले ही वो पार्टनर से रिलेटेड क्यों ना हो। ओके, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड है तो क्या हुआ, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से अगर मैंने पैसे लोन पे उधार लिए हैं तो चाहे मेरी फर्म के अंदर प्रॉफिट आ रहा हो चाहे मेरी फर्म के अंदर लॉस आ रहा हो, मैं पार्टनर को पे करूंगा ही करूंगा। ओके, पार्टनर से मैंने पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने अपनी फर्म का कोई ऑफिस खोल रखा है, ओके, तो उसका कोई रेंट है तो वो भी मैं अपने पार्टनर को पे करूंगा, किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्योंकि अगर मैं पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पे नहीं खोलता तो मुझे किसी और की प्रॉपर्टी पे खोलना पड़ता, पे तो करता मैं। ओके, एंड अदर P&L एक्सपेंसेस, जो भी P&L के अंदर अदर आइटम आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चाहे सैलरी हो गया, चाहे स्टेशनरी हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब सर एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, इट इज कवर्ड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का जो बंटवारा मालिकों के बीच में किया जाता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किया जाता है। ओके, इसका एग्जांपल है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर वगैरह को जो मैं सैलरी दे रहा हूँ, और ये सब तभी किया जाता है जब प्रॉफिट होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट आता है और वो सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही बनता है। ओके, ठीक है। तो इट इज़ डन। एक ये चीज़ मेरे को आपको समझानी थी और ये चीज़ समझानी थी बेटा। कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे अच्छे से, उसके सारे आइटम्स जितने भी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, इन सारे आइटम्स को समझाऊंगा। एंड कल की ही वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, इसको अच्छे से देख लेना। और हाँ,
जो भी PDF सेंड करूँगा बेटा उसको सॉल्व ज़रूर करना। थैंक यू।